नमस्कार। डाइकॉट फैमिलीज़ हमने काफ़ी पढ़ ली जो सिलेबस में हमारे थी। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डाइकॉट फैमिलीज़ हमने पढ़ी हैं सभी अपने अपने आप में इम्पोर्टेंट थी। बहुत सी करेक्टर्स हमने पढ़े, हमने ये जाना कि कौन सी एडवांस फैमिली है, कौन सी प्रिमिटिव फैमिली है, क्या करेक्टर्स हैं जिनको हम एडवांस कहते हैं और क्या करेक्टर्स हैं जिनको हम प्रिमिटिव कहते हैं। और साथ में ये भी देखा कि किस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, कौन सी फैमिली इंडिया में ज़्यादा मिलती है या कौन सी फैमिली जो टेम्परेट जोन से वहाँ मिलती है। और ये भी देखा कि उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अलग अलग क्या है, किस तरह से वो फैमिलीज़ जो प्लांट की हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं। अब हम आज जिस फैमिली को पढ़ने जा रहे हैं फैमिली पोएसी है, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं क्योंकि इसको पहले जिसका नाम था फैमिली ग्रामरीन, जितने भी अनाज वगैरह थे सब इसी में आते थे। तो इसमें जो सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, ये तो आते ही आते हैं। तो फैमिली पोएसी का नाम आते ही हमारे दिमाग में जितने अनाज हम खाते हैं एज अ सोर्स ऑफ स्टार्च, वो सभी इसमें आ जाते हैं। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली है इकोनॉमिकली एज वेल एज टेक्सोनॉमिकली। तो आज हम देखते हैं जो करेक्टर्स हैं फैमिली पोएसी के, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और इस फैमिली से रिगार्डिंग पुराने वक्त में और आज के वक्त में क्या क्या हुआ, कैसे ये प्लेस होती है, क्या इसकी फाइलोजनी है, इसके अपने कौन से प्रिमिटिव करेक्टर हैं, इसके अपने कौन से एडवांस करेक्टर हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इसका पुराना नाम ग्रैमनी था। बहुत सी किताबों में आपको ग्रैमनी अभी भी मिल जाएगा जो जेसू साहब ने दिया हुआ था। इसको फिर बार्नहार्ट ने इसका नाम, नया नाम दिया और इसको दिया पोएसी फैमिली। और इसमें एक जीनस है पोआ करके, पोआ जीनस के नाम पे इसको फैमिली का नाम पोएसी दिया गया। कॉमनली जो लैंग्वेज में लोग बात करते हैं तो उसको ग्रास फैमिली कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रास हैं, जितनी भी घास हैं, वो सब इसी में आती हैं। उसमें कुछ में हमें अनाज मिलता है, कुछ में हमें मिलेट्स मिल जाते हैं और कुछ में ऐसा कुछ जैसे फाइबर्स भी मिल जाते हैं, कुछ में फ्यूल भी हो जाता है। और जो बाकी आप देखते हैं कारपेट की तरह जो ग्रास है वो भी मिल जाती है। तो हर तरह से इसका यूज़ है और बहुत ही एक बहुत ज़रूरी फैमिली जिसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेक्सोनॉमिकली भी ऐसे ऐसे करेक्टर हैं जो हमने इससे पहले नहीं पढ़े। तो उसको हमें बड़े ध्यान से समझना है। और उससे पहले कि शुरू करें तो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखना ज़रूरी है। तो जैसा मैंने बता दिया कि ग्रास फैमिली इसको बोलते हैं। 678 जनरा हैं, 10,200 स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, और ये फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली है। किसके किसके बाद? नंबर वन एस्ट्रेसी, नंबर टू ऑर्किडेसी जो कि मोनोकॉट की होती है, और नंबर थ्री फैबेसी जो हमने अभी पढ़ी है, ये नंबर थ्री पे आती है। ये डाइकॉट की है। तो ऑर्किडेसी मोनोकॉट की है, तो मोनोकॉट में इसका नंबर टू है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको नंबर फोर्थ पे आती है, फोर्थ लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द प्लांट्स। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पोल्स पे भी है, इक्वेटर पे भी है, तो सभी जगह मिल जाता है क्योंकि इतनी ज़रूरी अनाज इससे मिलता है। और तो जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ इसको आप देख सकते हैं कि इनके प्लांट्स ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे। द प्लांट्स रिप्रेजेंट ऑल द थ्री इकोलॉजिकल टाइप्स। तो अब जो तीन इकोलॉजिकल टाइप्स में हम प्लांट को बांटते हैं, तीनों ही इसमें मिल जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स भी मिलते हैं, जीरोफाइट्स भी मिलते हैं और मीजोफाइट भी मिलते हैं। इंडिया में भी इसका अच्छा एक वो कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऑलमोस्ट 850 850 स्पीशीज़ इंडिया भर में हमें इसमें मिल जाती हैं। तो कुछ तो कल्टीवेटेड हैं जिनके हम खेत वगैरह होते हैं, और कुछ वाइल्ड में ग्रो करती हैं। टेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट, तो बेंथम मुकर साहब की बात करें, इन्होंने ग्लूमिएसी में रखा था क्योंकि इसमें एक करेक्टरिस्टिक ग्लूम पाया जाता है। अभी आगे बताते हैं कि ग्लूम क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूम, इसको सीरीज और सुपर ऑर्डर जो दिया था बेंथम मुकर ने वो ग्लूमियसी दिया था। उसके बाद कंक्रिस्ट ने इसको ऑर्डर दिया साइपरेल्स। तख्ता जान ने इसको पहली बार पोएल्स दिया ऑर्डर, और उसके बाद से ये फिर पोएल्स ही कंटिन्यू रहा। और पहले ये ग्रैमिनी करके भी चलती रही, लेकिन बाद में फैमिली को भी पोएसी कर दिया गया। तो बेंथम मुगर ने इस फैमिली को ग्रैमिनी करके लिखा था, लेकिन अब जो अगर हम बात करेंगे आजकल के वक्त में तो ये पोएसी हो गई है। तो दोनों एक ही फैमिली है। मेजर जनरा,
तो अनाज तो होते ही हैं, वो हमें मालूम है कौन कौन से हैं। तो उसके अलावा कौन कौन से मेजर जनरा एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो इसमें सबसे बड़ा तो पोहा है, जो इसका टाइप जनरा जीनस है। और ये आप प्लांट देख लीजिए, घास नुमाई है एकदम। और ये पोहा है, 500 स्पीशीज़ इसकी मिलती हैं दुनिया भर में। उसके बाद पैनिकम है, ये पैनिकम का आप फिगर देख रहे हैं, और इसमें 450 स्पीशीज़ मिल जाती हैं। और सभी में जो करेक्टरिस्टिक इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइकलेट टाइप का, वही हमें दिखाई पड़ता है। आपने गेहूँ, चावल और जौ, इन सब की बालियाँ देखी होंगी, वो इन्फ्लोरेसेंस जब बीज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी तरह का दिखता है। फेस्टिव का है, ये आप देख सकते हैं वाइल्ड में ग्रो करता रहता है, हम उतना ध्यान देते नहीं जब घूमते फिरते हैं, लेकिन ये सब मेंबर हमें आसपास मिल जाते हैं। और ज़्यादा इनको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कल्टीवेटेड उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो वाइल्ड हैं, जैसे कि ये जितने भी बता रहे हैं, ये सब वाइल्ड में ग्रो करते हैं, तो इनको उतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये अपने वक्त पर आपको उगते हुए दिख जाएंगे। इसी तरह से पैस्पेलम है, जिसकी 350 स्पीशीज़ हैं, ये इसका पिक है पैस्पेलम। तो इसमें भी करेक्टरिस्टिक टाइप का जो लीव्स हैं वो आप देख सकते हैं, उस पर बहुत से वाइट 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 स्टिक्स टाइप की पड़ी रहती हैं। और बाकी जैसे मोनोकॉट की लीव्स होती हैं वैसे ही होता है। फिर स्टाइपा, ये हम अक्सर जब फिल्में वगैरह देखते हैं और शूटिंग बाहर की होती है, तो इसमें इस तरह के प्लांट्स हमें ये बैगनी रंग के इन्फ्लोरेसेंस दिख जाते हैं। इनको स्टाइपा कहते हैं, और 300 इसमें स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद ब्रोमस है, ये झाड़ू नुमा होता है इसलिए इसका नाम ही ब्रोमस पड़ गया। 160 स्पीशीज़ होती हैं, ये भी वाइल्ड में ग्रो करता है। एलिमस है 150 स्पीशीज़, और ये आप इसका पिक देख रहे हैं। स्पोरोबोलस है 140 स्पीशीज़, और स्पोरोबोलस ये आप देख रहे हैं जीरोफिटिक प्लांट होता है स्पोरोबोलस। बैम्बूसा, बैम्बूसा का प्लांट ये देख दीजिए, इसमें बांस नुमा होते हैं मोटे मोटे से। 125 स्पीशीज़ मिलती हैं, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सिटेरिया है, इसकी भी 100 स्पीशीज़ मिलती हैं। और ये इसका आप यहाँ पर पिक देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो प्लांट आते हैं उसमें एरुंडेनेरिया है, जो कि वाइल्ड में ग्रो कर जाता है, और आसपास हमारे आसपास ये बहुत प्लांट देखा जाता है, लगा रहता है। इस तरह की पत्तियाँ दिखती हैं, सूखी सूखी सी पतली पतली, और ये पैरेलल वेनेशन इसमें दिखता है। उसके अलावा है क्लोरिस, ये आप देखते हैं जंग घास के बीच में इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस आपको नज़र आने लगते हैं साइप्रस की तरह। तो ये भी क्या है, क्लोरिस है। 50 स्पीशीज़ इसकी भी मिलती हैं दुनिया भर में। उसके बाद जो प्लांट्स आते हैं उनमें हम जो मुख्यतः बात करते हैं वो अनाजों की होती है, सीरियल्स की हैं। तो ये सभी आप देख सकते हैं, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इनकी बड़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो इसको तो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये है कि जो अभी तक आपने प्लांट देखे थे जो मेजर जनरल थे वो वाइल्ड में हैं, और ये जितने भी प्लांट आप ये सीरियल्स देख रहे हैं सारे के सारे कल्टीवेटेड हैं। इसलिए ये मैंने आपको दिखाना चाहा कि ये सब जो है वो कल्टीवेटेड है। पहले तो ये वाइल्ड थे, लेकिन इनका डोमेस्टिकेशन किया गया और ये कल्टीवेटेड प्लांट बन गए। सेलेंट फीचर अब देखते हैं इस फैमिली के क्या होते हैं। तो प्लांट हर्बेशियस या विश्रबी होते हैं। स्टेम इसमें हॉलो होता है, फिस्टुलर कहते हैं उसको। इंटरनोड्स जो हैं वो खाली खाली सी होती हैं, और स्टेम जॉइंटेड होता है। लीव्स, जैसे बांस आपने देखा हो तो बांस में जो जॉइंट होता है इस तरह से, ये जॉइंट है, यही ठोस होता है, बाकी ये अंदर से खाली होता है, इसीलिए उसकी बांसुरी बना देते हैं। लीव्स डिस्टिकस होती हैं विद डिस्टिंक्ट शीट इनक्लोजिंग द स्टेम, लीनियर ब्लेड ऑफ एन लिग्यूल जंक्शन। ये सब चीज़ें जो है अभी विस्तार से आपको बताता हूँ कि डिस्टिकस क्या होती है, शीट क्या होती है, लिग्यूल क्या होता है। ये सब लीव के करेक्टर हैं जो कि कई बार पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पाइकलेट होता है, और दो गुलूम पाए जाते हैं, वो भी क्या है वो भी आता है आगे, तो मैं आपको बताता हूँ। फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है, रिड्यूस है, इनक्लोज्ड होते हैं, और जो इनक्लोज करता है स्ट्रक्चर उसको लेमा और पेलिया कहते हैं। पेरियंथ इसमें होता है, कैलक्स करोला नहीं होता। और पेरियंथ जो है वो 2 से 3 माइन्यूट स्केलस होते हैं जिनको लॉरिक्यूल्स कहते हैं। तो ये भी टर्म नया आ गया। स्टेमेंस 3 होते हैं, वर्सटाइल होते हैं। कार्पल 1 होता है, स्टाइल 2 से 3 हो सकते हैं। स्टिग्मा फेदरी होता है, बेसल प्रेजेंटेशन होता है।
फ्रूट कैरियोप्सिस होता है, इंपॉर्टेंट है ये। टेस्टा फ्यूज्ड होता है पेरिकार्प के साथ, उसी फ्रूट को हम कैरियोप्सिस बोलते भी हैं। तो ये बारी बारी अभी ये डिटेल में सारी चीज़ें आएंगी, तब मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन है प्लांट का हैबिट क्या है वो देख लेते हैं। हर्ब होते हैं और कभी कभी वुडी श्रब होते हैं या फिर ट्री भी हो सकते हैं, जैसे बैम्बू होते हैं। ऑफन विद राइजोम, स्टोलेंस और रनर, ये भी चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रिक्वेंटली टिलरिंग ब्रांचिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल, टिलरिंग का मतलब है ग्राउंड लेवल के ऊपर ब्रांचिंग इसमें होने लगती, जैसे जिया मेज में होती है, तो वहाँ पे टिलर्स पाए जाते हैं। और ये एक टफ्ट बना लेते हैं स्टेम का, और स्टेम जो है वो उसकी इंटरनोड हॉलो होती हैं, मैंने बांस का एग्जांपल आपको बताया। और जो जॉइंट होते हैं वो स्वलन होते हैं, उनको नोड्स बोलते हैं। सिलिका बॉडीज इसमें मिलती हैं। आप इनकी पत्तियों को अगर कस के हाथ में फंसा के घसीट लें तो आपके हाथ में कटने का निशान से आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ सिलिका। लीव्स डिस्टिकस होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। सिंपल बेसल शीट होती है जो सराउंड करती है इंटरनोड को। और फ्री लीनियर ब्लेड होता है। लिग्यूल प्रेजेंट होता है कहाँ पर? जंक्शन ऑफ ब्लेड एंड शीट और मार्जिन ऑफ द शीट। अब ये सब चीज़ें जब लीफ आएगी तो सब आपको बताते हूँ मैं। हैबिट तो हर्बेशियस प्लांट है। यूजुअली आपको जितने भी मिलते हैं हर्बेशियस होते हैं, एनुअल्स होते हैं, सालाना होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि गेहूँ है, चावल है, ये सब साल के एक पर्टिकुलर वक्त पे लगाए जाते हैं और फिर हमें इनके बीज दोबारा डालने पड़ते हैं, तो एनुअल्स हो गए। कुछ इसमें पेरेनियल भी होते हैं कि एक बार लगा दिया और सालों साल लगे हुए हैं, श्रब भी कुछ होते हैं। और कुछ इसमें ट्री होते हैं, जैसे बैम्बूसा और डेंड्रोकैलेमस है। ये बैम्बूसा है और ये डेंड्रोकैलेमस है। दोनों में जो डायमीटर ऑफ स्टेम होता है वो अलग अलग होता है। अगर पतले हैं तो उनको बैम्बूसा बास कहते हैं, और डेंड्रोकैलेमस ये मोटे वाले होते हैं जिनको हम बेत कहते हैं। बेत, पुराने वक्त में बेत इस्तेमाल होता था शब्द बहुत ज़्यादा इस तरह के बांसों के लिए जो मोटे मोटे होते थे। रूट में एडवेंटिशियस और फाइब्रस यूजुअली होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और कभी कभी जो है वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं, जैसे जिया मेज में मिलती हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सवाल भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि स्टिल्ट रूट किस में पाई जाती हैं। उसमें एक जिया मेज का ऑप्शन ज़रूर होता है, चाहे इसका कॉमन नेम लिखा हो चाहे बॉटनिकल नेम लिखा हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह से रूट्स बाहर की तरफ, जैसे लगता है कि हाथ का पंजा किसी ज़मीन पे रखा हुआ है, उस तरह से बन जाती हैं। इसको कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। स्टेम अंडरग्राउंड होता है ज़्यादातर पार्ट उसका। राइजोम और पेरेनियल ग्रास में राइजोम की तरह होता है, राइजोम अंदर धसा रहता है, उसके ऊपर ऊपर घास निकलती रहती है। सिलिंड्रिकल होता है। कल्म विथ कॉन्स्पिकुअस नोट्स एंड इंटर नोट्स होते हैं। तो मोटे मोटे होते हैं लेकिन उसमें नोट्स और इंटर नोट्स मिल जाते हैं। और इंटर नोट्स जो होते हैं इसमें हॉलो होते हैं। हर्बेशियस और वुडी हो सकते हैं, ग्लैब्रस और ग्लॉकस हो सकते हैं, या तो रोए होंगे उसके ऊपर, या फिर वो एकदम चमकदार होंगे जैसे बांस में होते हैं। वेजिटेटिव शूट्स जो अराइज करती है वो एरियल बेस के, जो एरियल स्टेम का बेस है वहाँ से अराइज करती है। और अंडरग्राउंड स्टेम जो होते हैं, जो जितना पोर्शन अंडरग्राउंड होता है उनको कहते हैं टिलर्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। लीफ अल्टरनेट, सिंपल, डिस्थिकस, एक्स स्टिपुलेट, सेसाइल, लिग्यूलेट। लीफ बेस forming tubular sheath, sheath open, surrounding internode completely, ligule present होता है। जंक्शन ऑफ लेमाइना एंड शीट के ऊपर लिग्यूल मिलता है। इंटायर हेरी और रफ, लीनियर पैरेलल वेनेशन। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये तो स्टेम दिख रहा है आपको, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये लीफ निकल रही है। तो लीफ जहाँ से स्टेम से निकलती है तो उसमें एक कवरिंग भी बनती है, ये कवरिंग, और इसको कहते हैं शीथ। इसको आप यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर स्टेम आपको कंटिन्यू दिखेगा। उसके बाद जहाँ से ये निकल के बाहर आ रही होती है वहाँ पर ये इस तरह से हेरी स्ट्रक्चर टाइप का दिखता है, जिसको बोलते हैं लिग्यूल। और फिर ये लीफ का लेमाइना आपको दिख रहा है, जिसमें पैरेलल वेन्स पाई जाती हैं, पैरेलल वेनेशन मिलता है। तो इस तरह की जो लीफ है उसको हम बोलते हैं डिस्थिकस लीफ। डिस्टिकस लीफ
में क्या क्या मिलेगा? लिग्यूल मिलेगा, शीट मिलेगी और लीफ का लेमाइना मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पैरेलल वेनेशन होता है और लीनियर पोजीशन में ये सारे के सारे वेन्स मिल जाती हैं, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती है। इनफ्लोरेसेंस ये भी करेक्टरिस्टिक होता है, कंपाउंड स्पाइक, जो कि ससाइल भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है। हर यूनिट इन्फ्लोरेसेंस की उसको कहते हैं स्पाइकलेट। तो पूरा तो स्पाइक हो गया और स्पाइक का छोटा हिस्सा स्पाइकलेट हो गया। स्पाइकलेट अरेंज होती हैं, ये अलग अलग तरीके से होती हैं। मेन एक्सिस जो उनकी होती है उसको कहते हैं रकीला। तो जैसे रैकेश शब्द होता है उसकी जगह रकीला बोलते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस, और इसको ही क्या बोल रहे हैं, रकीला। उसके बाद है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में भी स्पाइक और स्पाइकलेट, जो कि ट्रिटिकम में मिलता है, पेनिकल हो सकता है जो कि अविना में मिलता है। द स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट एक्सिस कॉल्ड रकीला विच वन टू मैनी शॉर्ट स्टॉक फ्लावर्स आर बॉर्न। अब इसमें आप देखिए कि ये रकीला जा रही है, उसके बाद रकीला जाने के बाद एक ये पार्ट निकला और एक ये पार्ट निकला। ये कवर करने वाले पार्ट होते हैं, इनको कहते हैं ग्लूम। तो दो ग्लूम भी इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि उसके छोटे और निकलते हैं, जैसे कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल होते हैं, या फिर हम कहें कि पेटल सेपल होते हैं। उसी तरह से आप समझ लीजिए आउटर मोस्ट जो है उसको कहेंगे ग्लूम। उसके बाद जो इसके अंदर निकलता है उसको कहते हैं लेमा, और ये जो है ये ऑन शेप्ड होता है, इस तरह से ऑन शेप्ड बता रहे हैं। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लॉडिक्यूल निकलते हैं, और लॉडिक्यूल के ऊपर भी इस तरह का एक ब्रैक्ट नुमा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे कहते हैं पेलिया। और फिर इसमें आप ब्रांचिंग देख रहे हैं जिसमें जो स्टेमेंस है वो दिखते हैं, तो 2 या 3 इसमें होते हैं, तो स्टेमेंस आपको दिख रहे हैं। और ये बीच वाला पार्ट गाइनोशियम का हो गया। तो इस तरह से दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं, लेकिन सेपल पेटल नहीं होता और पेरियन का निर्माण होता है। ग्लूम पाया जाता है जो आउटर मोस्ट है, उसके बाद लेमा पाया जाता है जो ग्लूम के अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उसको कहते हैं लॉडिक्यूल। और लॉडिक्यूल के बिल्कुल अपोजिट थोड़ा सा नीचे जो है वो पेलिया होता है, और उसके ऊपर फिर मेल और फीमेल ऑर्गन्स लगे होते हैं। तो इस तरह का एक करेक्टरिस्टिक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसे स्पाइक कहते हैं। और सब अपने आप में जितने भी हैं इसके अलग अलग पोर्शन, एक ये स्पाइक हो गया, एक ये स्पाइक हो गया, स्पाइकलेट हो गया, और टोटल मिला के इसको स्पाइक कहेंगे। एट द बेस ऑफ रकीला टू स्टेराइल स्केल्स, जिनको ग्लूम कहते हैं, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया। और द ग्लूम्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर ऑन द अपोजिट साइड, और ये भी एक दूसरे के ऊपर होते हैं अपोजिट साइड में। अभी आपने पीछे देखा था बाहर की तरफ वाले ये दो, ये तो रकीला था, उसके बाद ये ग्लूम बन गए, एक और दो। द लोअर वन इज कॉल्ड फर्स्ट ग्लूम, जो नीचे थोड़ा है उसको कहेंगे फर्स्ट, और दूसरे वाले को सेकंड कहेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं ये। बोथ द ग्लूम्स आर बोट शेप्ड एंड स्टेराइल, अगर इनका शेप देखें तो ये बोट शेप्ड होते हैं, इस तरह से बने होते हैं और स्टेराइल होते हैं। अबव द ग्लूम्स आर सीरीज ऑफ फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट। अब इनके ऊपर क्या है कि आप देखते हैं कि ये गया और उसके बाद फिर ये मिलने लगे आपको, और फिर जाके इसमें मेल और फीमेल पार्ट बनना शुरू होते हैं। ईच फ्लोरेट हैज़ एन इंफीरियर पेलिया, लेमा उसको भी कह सकते हैं, या फिर सुपीरियर पेलिया भी कह सकते हैं। द लेमा फ्रिक्वेंटली बेयर्स लॉन्ग स्टिफ हेयर कॉल्ड ऑन। अब यहाँ पर आप इसको देखें, ये लेमा वाला पार्ट है, और लेमा में ये लंबा सा जो है हेयर निकल आया है, इसको ही कहते हैं ऑन। और इसमें ये जो वेन्स होती हैं इनको कहते हैं नर्व, आप वेन्स भी लिख सकते हैं। पार्ट हो गया ये लेमा। इसके सामने वाला जो होता है इसके बिल्कुल अपोजिट, जिसमें ये ऑन नहीं होता, उसको कहते हैं पेलिया। उसके बाद इनके अंदर से ये गानुशम वाला पार्ट निकल रहा, ओवरी हो गई, और ये 3 इसमें स्टेमेन निकलते हैं, एंथर हो गया जिसमें, इसमें फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट हो गया, और ये इसका लोब हो गया, एंथर लोब। तो ये स्ट्रक्चर हुआ फ्लावर का। उसके बाद इसमें से मिलती जुलती 2 फैमिली हैं, साइप्रेसी और जुनेसी। उसमें भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन जो नहीं पाई जाती चीज़ें वो कौन सी हैं, लेमा, पेलिया, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि किसी एक प्लांट में लेमा और पेलिया मिल रहे हैं, ऑन मिल रहा है, तो ये किस में जाएगा? तो आपका आंसर होगा
पोएसी में होगा। पोएसी नहीं दिया होगा तो वहाँ ग्रेमिनी दिया होगा और साथ में ये सब फैमिलीज दी होंगी। फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, सेसाइल होते हैं, इनकम्प्लीट, हर्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, इरेगुलर, जैगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, साइक्लिक, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखते हैं बारी बारी। ये तो ग्लूम आप देख रहे हैं ऊपर वाला, जिसको ग्लूम 1 कहते हैं, उसके नीचे वाला ग्लूम 2 हो गया। उसके बाद लोअर लेमा जो नीचे वाला है, इसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी निकलता है, और दूसरा ये अपर लेमा है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें से जो फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, इसमें से स्टिग्मा आपको दिख रहा है, और ये 2 पीले पीले स्टेमन दिख रहे हैं। तो जो लोअर पेलिया है वो उसको कवर करता है, स्टेमन्स को, और लोअर लेमा जो है वो कवर करता है। तो लोअर लेमा और लोअर पेलिया ये किसको कवर कर रहे हैं? मेल पार्ट को। और अपर लेमा जो होता है वो कवर करता है स्टिग्मा को, अगर कंडीशन यूनिसेक्सुअल ना हो के एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस हो तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो जाता है, क्योंकि जो इसका बंटवारा है वो एक से ज़्यादा 2 बराबर हिस्सों में पॉसिबल नहीं है। कुछ में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं और कुछ में जो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा प्लांट आप पढ़ रहे हैं। तो जियामेस के केस में जब आप पढ़ेंगे तो यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे। अब बात आती है पेरियंथ की। तो पेरियंथ का डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर। पेरियंथ किससे किससे मिल के बना है? रिप्रेजेंटेड बाई मेम्ब्रेनस स्केल, जिनको कहते हैं लॉडिक्यूल्स। The lodicules are situated above the opposite the superior palea और may be absent और many, और कैलेंड्रा में बहुत से होते हैं। बहरहाल अगर आपको बनाना है कि ये किस तरह का होगा तो उसके लिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है। 2 ग्लूम आपको बताए तो फर्स्ट ग्लूम हो गया, सेकंड ग्लूम हो गया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो कौन से हैं? वो आ रहे हैं पेलिया और एक लेमा। एक तरफ का पेलिया है, एक तरफ का लेमा है। उसके बाद 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर आएंगे, उनको कहेंगे लॉडिक्यूल्स, और लॉडिक्यूल्स के बाद जो आएंगे वो स्टेमेंस आएंगे, और ये स्टेमेंस लग गए। तो अगर ये मेल फ्लावर की बात करें तो इस तरह से मिलेगा। अगर उसमें दोनों चीज़ें होती तो यहाँ पर हमें गाइनोशियम भी मिल जाता और स्टिग्मा भी मिल जाती, जो यहाँ पर फिलहाल नहीं है। देखने में ये इस तरह का लगता है जब हम नेचर में इसको देखते हैं। एंडोशियम यूजुअली स्टेमन 3 होते हैं, रेयरली 6 हो सकते हैं, जो बम्बूसा और ओराइजा में होते हैं। वन इन एंड वन इन वेरियस स्पीशीज ऑफ एनॉर्स्ट्रिस लिप्टूरस, इसमें जो है वो सिंगल भी मिल जाते हैं। पॉलीएंड्रस होते हैं, फ्री होते हैं, फिलामेंट्स लॉन्ग होते हैं, एंटरदाइथिकस होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, लीनियर होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं, पॉलन ग्रेन ड्राई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यही सब जो भी आपने स्ट्रक्चर देखे थे, पेलिया लेमा, ये सब सब मिल के इसको कवर करे रहते हैं, और यहाँ पर ये झाँकते हुए आपको जो इसके लोब हैं मेल के वो दिखाई पड़ जाते हैं। 2 से लेके 3 तक हो सकते हैं। यूजुअल कंडीशन 3 है, कभी कभी 6 मिलते हैं, जैसे बम्बूसा और आइजा में हो गया। कभी कभी 1 मिलता है, जैसे एनरोस्ट्रिस में और लेप्टूरस में हो गया। और जो कंडीशन है डाइटिकस होती है, फिलामेंट लॉन्ग होता है, फ्री होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, लीनियर होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं, और पॉलन ग्रेन ड्राई टाइप के होते हैं इसमें। गाइनोशियम मोनोकार्पलरी होता है, अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स 3 कार्पल भी मिल जाते हैं, जिसमें 2 एबॉल्ट हो जाते हैं और फिर एक से ही सब बनता है। ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलोकुलर बेसल प्रेजेंटेशन होता है, स्टाइल शॉर्ट या एब्सेंट भी हो सकता है, स्टिग्मा 2 होते हैं, फेदरी होते हैं, पेपिलेट और ब्रांच होते हैं। तो ये बना हुआ है इसका डायग्राम। यहाँ पर आप इसका पूरा पिस्टल देख सकते हैं। ये ओवरी हो गई, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, और यहाँ पर इसको अगर आप काटें तो ये 3 कार्पल्स दिखा रहा है, और यहाँ पर आप काटें तो ये सिनकार्पस कंडीशन है, जहाँ पे यूनिलोकुलर हो गया, सिर्फ एक लॉक्यूल है लेकिन सिनकार्पस है। और यहाँ पर टेट्रालोकुलर कंडीशन भी दिख जाती है, जहाँ पर 4 आपको लॉक्यूल नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कार्पल फ्यूज़न। तो ये सब कंडीशन इस फैमिली में मिलती है अमूमन हमें। फ्रूट कैरियोप्सिस होता है, बहुत सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में। तो कैरियोप्सिस है क्या? कीन विद पेरिकार्प कम्प्लीटली यूनाइटेड और एडहेरेंट विद द सीड कोट। तो अकीन टाइप होता है जिसमें पेरिकार्प जो है पूरी तरह से फ्यूज्ड होती है, एकदम चिपकी हुई होती है सीड कोट के साथ। उसको अलग करना आसान नहीं होता, जैसे आप ये गेहूं का दाना देख रहे हैं। रेयरली नट होता है जैसे डेंड्रोकैलेमस में, और बेरी होता है जैसे बैम्बूसा में। दोनों ही जो है वो प्लांट हैं जिसमें वुड मिलती है, बांस और बड़े वाले बेत।
सीड्स जो एंडोस्पर्मिक होते हैं और सिंगल कॉटलीडेंट होता है, इसीलिए मोनोकॉट है, जिसको ये स्कूटलम कहते हैं। शील्ड शेप्ड होते हैं और एंडोस्पर्म के अगेंस्ट में ये प्रेस्ड होते हैं। तो इस तरह से हमें ये मिल जाते हैं गेहूँ। आपने देखा है ध्यान से, नहीं देखा हो दोबारा से देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये स्कूटलम क्या है, कैसे इसको निकालते हैं। उसको अलग करना कोई आसान काम एकदम भी नहीं होता। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम है फैमिली का। तो जाइगोमॉर्फिक आपको दिख ही रहा है। उसके बाद ये जो कंडीशन बनी है इसमें हर्माफ्रोडाइट है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। उसके साथ लॉडिक्यूल्स लिखना पड़ता है क्योंकि P2 के साथ लॉडिक्यूल्स हैं। लॉडिक्यूल्स क्या हैं? ये और ये दोनों चीज़ें लॉडिक्यूल्स हैं, L एंड L। A3+3 होते हैं, A3 और 3 में होते हैं, तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। G1 होता है यूनिलोकुलर सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी हो गई। जब कंडीशन ऐसी होती है कि दोनों अलग अलग होते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रैक्टिएट है तो ये ब्रैक्ट बना हुआ है, ब्रैक्टियोलेट है तो ये ब्रैक्टियोलेट बना हुआ है। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक तो है ही है, तो जाइगोमॉर्फिक आप बना दीजिए। उसके बाद ये सिर्फ फीमेल फ्लावर है तो इसमें कोई भी यहाँ पर एंडोशियम नहीं दिख रहे हैं। P3 लॉडिक्यूल्स होते हैं तो ये 3 या 2 हो सकते हैं, तो यहाँ 2 तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं और तीसरा हमें ये दिख रहा है। A0 होता है, A0 है नहीं है, G1 होता है सुपीरियर होता है। इसी तरह से मेल का देखें तो मेल में सब कंडीशन तो बाकी ऐसे ही रहेगी। और ये तो ब्रैक्ट हो रहा है, ब्रैक्टियोल हो रहा है, लॉडिक्यूल्स आ रहे हैं, उसके बाद ये मेल आ रहे हैं 3। तो जब कभी मेल फ्लावर अलग होते हैं तो उसमें 6 के बजाय 3 मिलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जब मेल और फीमेल एक साथ एक ही फ्लावर मिलते हैं तो वहाँ पर कंडीशन 6 हो जाती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब आते हैं कि इनके प्रिमिटिव करेक्टर और एडवांस करेक्टर कौन से हैं। तो पहले तो प्रिमिटिव करेक्टर देख लेते हैं कि आर्बोरियल जो है वो बहुत कम प्लांट हैं तो प्रिमिटिव हो गए। फ्लोरेट्स स्पाइकलेट में होते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, प्रिमिटिव हो गए। ग्लूम्स परसिस्टेंट होते हैं, ये प्रिमिटिव करेक्टर माना जाता है। लेमा हर्बेशियस और लीफी स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव करेक्टर माना जाता है। स्टिग्मा 3 होते हैं, ये भी प्रिमिटिव है। लीफ सिंपल और अल्टरनेट है, प्रिमिटिव करेक्टर है। फ्लावर्स हाइपोगाइनस हैं, हर्माफ्रोडाइट है, प्रिमिटिव करेक्टर है। सीड्स एंडोस्पर्मिक होना प्रिमिटिव करेक्टर है। तो ये 3-4 चीज़ें तो हम जानते थे कि पहले से प्रिमिटिव है। यहाँ पर क्या क्या प्रिमिटिव है मोनोकॉट के केस में? तो मोनोकॉट के केस में आर्बोरियल अगर है तो प्रिमिटिव है, स्पाइकलेट है तो प्रिमिटिव है, परसिस्टेंट ग्लूम्स हैं तो प्रिमिटिव है, हर्बेशियस और लीफी लेमा है तो प्रिमिटिव है। तो ये दोनों मिला के अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। एडवांस करेक्टर में मोस्टली हर्बेशियस है, एनुअल है, पेरिनियल है। लीव्स एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल नहीं होता। फ्लावर्स अरेंज डिस्टिंग इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं, छोटे छोटे इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं। फ्लावर स्मॉल होते हैं, कॉन्स्पिकुअस होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। पेरियंथ जो होता है यहाँ मिल जाता है, लॉडिक्यूल्स से प्रेजेंट होता है। स्टेमेंस 3 होते हैं, तो नंबर काफ़ी कम हो गया। गायनोशियम मोनोकार्पुले यूनिलोकुलर होता है। बेसल प्रेजेंटेशन है, फ्रूट कैरियोप्सिस है, फ्रूट का साइज स्मॉल है। ये सारे एडवांस करेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। फाइलोजेनी की बात करें तो फैमिली पोएसी जो कि पुराने वक्त में ग्रेमिनी के नाम से जानी जाती थी, इसके जो बहुत करीब की फैमिलीज़ हैं वो साइप्रेसी है। और इनको रखा गया था ग्लूमी फ्लोरी में, क्योंकि ग्लूम इसमें मिलता है जो मैंने आपको दिखाया। एंगलर पेंटल ने इसको ग्लूमी फ्लोरी में रखा था। और ग्लूमेसी में रखा था बेंथम हुकर ने। हचिनसन ने, बर्डजिन और तख्ताजान ने इनको क्या किया, 2 सेपरेट ऑर्डर में रख दिया और एक को बना दिया साइपरेल्स और एक को बना दिया ग्रेमिनेल्स। कौन कौन से डिफरेंस लिए गए? लीफ शीट का पाया जाना, जॉइंटेड एंड अनजॉइंटेड स्टेम का पाया जाना, सिंगल ब्रैक्ट और लेमा एंड पेलिया का पाया जाना और सीट कोट का पाया जाना। जिनमें ये पाई जाती थी इनको रख दिया गया ग्रेमिनेल्स में, जिनमें नहीं मिलते थे उनको प्लांट को रखा गया साइपरेल्स में। कनक्रिस्ट ने 1968 में कंसीडर किया इन दो फैमिलीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डेटा। तो कीमोटेक्सोनॉमी करी और देखा कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलती है। हैगनॉयर ने इनको सपोर्ट किया। किनको सपोर्ट किया? जो भी कंक्रिस्ट ने दिया था इसको, मतलब एक तरह से हैगनॉयर ने 1963 में ये बात कही थी, कंक्रिस्ट ने 1968 में बात कही थी। तो हैगनॉयर ने
1963 का जो डेटा था, जब देखा कि कंक्रिस्ट ने भी उसको वही रिपीट किया, तो इनका भी सपोर्ट इनको कंक्रिस्ट को फिर 1968 के बाद के वक्त में मिल गया। हचिंसन ने 1959 में इसे ओरिजिन ऑफ ग्रासेस को ये माना था कि ये फैमिली जो पोएसी या ग्रैमिनी है, ये पैरेलल ओरिजिन हुआ है साइप्रेसी के साथ में और जूनेसी के साथ में। तो इनका ये मानना था कि ये एवोल्यूशन पैरेलल है, पोएसी भी, साइप्रेसी भी, जूनेसी भी, ये किसी एक से शुरू हुए और फिर अलग अलग कंडीशन में ग्रो करते रहे और थोड़ा थोड़ा बदलाव के साथ अलग अलग फैमिलीज बन गए। फिर डिवीजन ऑफ फैमिली एंड चीफ जनरा, इसमें क्या किया कि अब बड़ी फैमिली है, चौथी सबसे बड़ी फैमिली है, तो इसको भी डिवाइड किया गया। एक सब फैमिली बनाई गई पोआइडी, जिसमें करेक्टर लिए गए कि स्पाइकलेट वन टू मैनी फ्लावर है, मैच्योर स्पाइकलेट ब्रेक एंड फॉल अबव द persistent glooms, leaving them intact. If spikelet falling entire, then not two flowered, or if two flowered, falling entire. तो ये सब जो करेक्टर हैं ये ऐसे थे कि जो दोनों में थोड़े थोड़े अलग थे। सब फैमिली पोएट्री में ये करेक्टर जिसमें मिल रहे थे उनको डाल दिया गया, और जिनमें ये चीज़ें नहीं मिल रही थी, इससे थोड़े अलग मिल रहे थे, उसको पैनिकॉइडी में डाल दिया गया। तो एक का तो जीनस आपने शुरू में देखा था पैनिकम है, वो सब फैमिली पैनिकॉइडी का टाइप जीनस है, और पोआ जो है वो सब फैमिली पोआइडी का टाइप जीनस है। ये आप पढ़ लीजिएगा, कंपैरेटिव बना लीजिएगा, इसमें सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस ही बतानी होती है, बाकी जो इसमें फीचर्स हैं वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इस फैमिली की है। कुछ चीज़ें तो बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, जैसे चावल है और गेहूँ है। इसके अलावा जो फूड में हमें मिलता है, तो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मेज़ मिल गया, हॉर्डियम मिल गया, सोरगम, अविना जिसको ओट कहते हैं, पेनिसिटम जिसको बाजरा कहते हैं, ये सारे के सारे फूड ग्रेन्स हमें अनाज प्रोवाइड कराते हैं। फॉडर में चारों के लिए जानवरों के, उसमें साइनाडोन डेक्टाइलिस जो घास होती है, पेनिकम है, सिम्बोपोगोन है, एग्रोस्टिस है, पोआ है, ये सब फॉडर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। शुगर, गन्ना जो भी एक घास है और उससे हमें शुगर मिलती है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। गुड़ और शुगर दोनों इसी से मिलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में बैम्बूसा के जो बांस वास हैं ये बड़े इस्तेमाल होते हैं। आपने कहीं भी घर वगैरह बनते देखे हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बांस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और भी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनसे जो मकान का कंस्ट्रक्शन है उसमें मदद ली जाती है। तो ढांचा जो बनता है वो भी इसी से बनता है। तो इस तरह से इसका बड़ा काम है बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर। फर्नीचर में अब इसमें डेंड्रोकैलेमस, ये बेत होती है, तो बेत की कुर्सियाँ आपने देखी होंगी बनी हुई, जो कि बाँस की कुर्सियाँ हम समझते हैं, लेकिन बाँस अलग है और बेत अलग है। बेत जो है वो डेंड्रोकैलेमस है और बाँस जो है वो बैम्बूसा है। तो अब जब हम दोबारा वो कुर्सियाँ देखें और देखें कि मोटे मोटे बाँस टाइप से बने हुए हैं और उसकी चेयर है या उसका कोई पलंग बना हुआ है, तो वो डेंड्रोकैलेमस का बनता है, जो फर्नीचर हो गया। और इंडेनिया भी इसी तरह फर्नीचर में काम आता है, छोटे मोटे लकड़ी के सामान इससे बन जाते हैं। और इसके अलावा मेलोकैलेमस, ये भी फर्नीचर बनाने में काम आता है। बहुत भारी भारी चीज़ें नहीं, लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। एरोमेटिक ग्रासेस, अब कुछ ग्रासेस ऐसी जिसमें जो कि एरोमेटिक होती हैं, जैसे खसखस जिसका शरबत भी पिया जाता है, और इसकी घास जो है वो कूलर में लगाई जाती है, इससे खुशबू हल्की हल्की आती है क्योंकि एरोमेटिक होते हैं। इनकी रूट्स में ऑयल मिलता है, इस वजह से इसका इत्र भी बनाया जाता है। तो खस का इत्र भी बनता है, शरबत भी बनता है, और कूलर में भी इस्तेमाल होती है। घरों में जो दरवाजे खिड़कियों में पर्दे नुमा चीज़ें डाली जाती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कर्टन्स में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एंड्रोपोगॉन ओडोरेटस जो जिंजर ग्रास कहलाती है, सिम्बोपोगॉन सिटरेटस लेमन ग्रास कहलाती है, सिम्बोपोगॉन मार्टिनी जिरेनियम ग्रास कहलाती है, सिम्बोपोगॉन जवार जवारनुस कूसा, ये सारे के सारे जितने भी हैं सब एरोमेटिक ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं। मेडिसिनल में फ्रेगमाइटिस करका है जिसका फिगर आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल मेडिसिन में काफ़ी होता है। इसके अलावा सिकेल सीरियल है, ये भी, इसमें भी जो है अर्गॉट नाम की बीमारी होती है, उसके खिलाफ जो क्लेविसेप परप्यूरिया से होती है उसके अगेंस्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं, सिकेल सीरियल को। और इसके अलावा जो भी इसका जितना भी वेस्ट बच जाता है खेतों में, वो सब का सब चला जाता है ग्रास और बम्बूस का बनाने के लिए कागज़, उनका सबका लुगदी बनाई जाती है और उसके बाद पेपर की फॉर्मेशन करी जाती है। तो पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंटल में रिकनी ट्रम रिपेंस, जिसका ये आप
पिक्चर देख रहे हैं कितने खूबसूरत इसका इन्फ्लोरेसेंस है। इसके अलावा कॉल्टाडेरिया सिलोना, ये जो हैं वो दोनों के दोनों ऑर्नामेंटल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल इन्फ्लोरेसेंस। और इसके अलावा जो घास वगैरह आप देखते हैं लॉन में और प्लेग्राउंड में, ये सब के सब इसी पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली से मिलते हैं। अब हम एक प्लांट जो इसमें से जिस पे बात करेंगे वो है जियामेज, जो कि दुनिया भर में काफ़ी अच्छा एक फूड का सोर्स है। तो एनुअल कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट होता है। कॉर्न इसको कॉमनली बोलते हैं, जियामेज बॉटनिकल नेम है, और इंडियन कॉर्न भी कहते हैं और मेज भी कहते हैं। द डोमेस्टिकेटेड क्रॉप ओरिजिनेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा वैसे गेहूं के बजाय यही लोग खाना पसंद करते हैं और वहीं पे ओरिजिनेट हुआ था, तो उसके बाद ही दुनिया भर में फैल गया। और ये लाइव स्टॉक फीड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ह्यूमन के फूड में भी होता है, बायोफ्यूल की तरह भी होता है और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए भी होता है। तो हर चीज़ का इसका इस्तेमाल होता है, चाहे ये इसके स्पेथ हों जो कि जिससे ढका रहता है इन्फ्लोरेसेंस, और चाहे ये इसके दाने हों जो खाए जाते हैं, और चाहे इसके बीच का जो स्टॉक या शेफ्ट है, वो सारे के सारे का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज़ से कहीं ना कहीं होता है। रूट इसकी बात करें जियामेस की, तो एडवेंटिशियस स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो ये दिख रही हैं आपको, अभी इसको पहले बता चुका हूँ। अदरवाइज इस तरह की रूट्स पाई जाती हैं फैमिली में, एडवेंटिशियस रूट्स। स्टेम इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हर्बेशियस होता है, सॉलिड डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड्स होती हैं, स्मूथ होता है, ग्रीन होता है, जो आप यहाँ पर ये सारे करेक्टर देख रहे हैं। ये नोड हो गई, ये इंटरनोड हो गया, चमकीला सा होता है, नीचे की तरफ ये स्टिल्ट रूट्स आपको दिख रही हैं। तो ये सारे करेक्टर इसके स्टेम के हो गए। लीफ अल्टरनेट होती है, सिंपल लॉन्ग लिग्यूल प्रेजेंट होता है, एक फिगर आपको दिखाया था जिसमें लिग्यूल बना हुआ था। लीनियर होती है, इंटायर मार्जिन होता है, ग्रीन होती है, मल्टी कॉस्टेड होती है, पैरेलल वेनेशन होता है, शीटिंग लीफ बेस भी पाया जाता है। वो सारी चीज़ें शुरू में आपको फैमिली शुरू करते वक्त बताई थी, वो सब इसमें मिल जाती हैं। इन्फ्लोरेसेंस प्लांट मोनोशियस होता है इसमें, जियामेज में। डिक्लिनियस होता है जिसमें कि दो तरह के फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में मिल जाते हैं, मेल इन स्टेमिनेट एंड फीमेल इन पिस्टुलेट इन्फ्लोरेसेंस रिस्पेक्टिवली। तो ये आप फीमेल देख रहे हैं और ये आप मेल देख रहे हैं। प्लांट एक ही होता है लेकिन इसमें दो इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस मेल और एक इन्फ्लोरेसेंस फीमेल की तरह बनता है। मेल वाले की पोजीशन ऊपर रहती है, फीमेल वाले की नीचे रहती है, तो जो पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी बात, वो आसानी से यहाँ पर हो जाती है। मेल फ्लावर इस तरह का होता है, ये उसका काफ़ी हाईलाइटेड, मतलब एक तरह से बहुत काफ़ी इनलार्ज करके व्यू लिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं ये सब जो कि लोब्स हैं स्टेमन के, छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, और बाकी ये सब कवर होते हैं हेरी ब्रैक्ट वगैरह से, जैगोमॉर्फिक इन नेचर होते हैं। तो ये क्या है कि हैज़ टू फ्लावर, एक स्पाइकलेट में दो फ्लावर होते हैं, एक आप ये देख रहे हैं, एक आप ये देख रहे हैं। वन इसमें पेडिसिलेट होता है, दूसरा सेसाइल होता है, ये भी कमाल की बात है। एक में पेडिसिल पाया जाता है, एक सेसाइल होता है, जो बाहर की तरफ जा रहा है उसमें पेडिसिल है, जिसमें जो बाहर की तरफ नहीं जा रहा है वो सेसाइल है। दोनों में पेयर ऑफ ब्रैक्ट पाया जाता है, जिनको इन्फीरियर और सुपीरियर पेलिया कहते हैं। जो ऊपर होता है उसे सुपीरियर, जो नीचे होता है उसे इन्फीरियर कहते हैं, और कंडीशन जैगोमॉर्फिक होती है। पेरियंथ जो रिप्रेजेंट होता है वो टू स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहते हैं, और लॉडिक्यूल्स अभी मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। एंडोशियम में तीन स्टेमेंस पाए जाते हैं, लीनियर होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं। गाइनोशियम इसमें नहीं होता क्योंकि मेल इन्फ्लोरेसेंस है। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसमें आप एंथर लोब देख रहे हैं, ये इसका स्टॉक देख रहे हैं, ये फर्टाइल दो फ्लोरेट्स हैं, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, और अलग से जो है वो स्टिग्मा निकल के आता है। तो स्टिग्मा और ये आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं, तो वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगा। ये बाहर की कवरिंग है, लेमा है, और बिल्कुल नीचे की कवरिंग जो सबसे पहली कवरिंग है ग्लूम है। तो जब हम शुरू करते हैं तो ग्लूम सबसे पहले बनेगा, उसके बाद लेमा बनेगा, उसके बाद लॉडिक्यूल्स बन जाते हैं, और उसके बाद फिर मेल या फीमेल बनेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, इससे आप गड़बड़ नहीं करेंगे।
फीमेल को आप देखें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में अगर कंडीशन देखें तो ये तो एंथर हो गए 3, ये स्टिग्मा हो गया, ये ओवरी हो गई, और इसमें नीचे की तरफ ये लॉडिक्यूल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पेरियंथ को। तो सवाल आ जाए कि पेरियंथ क्या होता है, तो आप बताएंगे 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो लॉडिक्यूल्स होते हैं, वही पेरियंथ बनाते हैं। पेरियंथ का मतलब वो कवरिंग जो मेल और फीमेल को कवर करती है। तो यहाँ छोटी होती है इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स कहते हैं, और 2 होते हैं स्केल लाइक, और कुल मिला के इसको पेरियंथ बोला जाता है। फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो फीमेल फ्लावर में भी वही होता है, इसमें भी 2 फ्लावर होते हैं, और एक इसमें स्टेराइल होता है, जैसे उसमें एक स्टॉक था, एक जो था सेसाइल था, इसमें एक स्टेराइल है, दूसरा फर्टाइल है। और ये भी जो है इन्फीरियर सुपीरियर पेलिया से कवर्ड होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं जैसे मेल होता है। वहाँ पर 2 लॉडिक्यूल्स थे, यहाँ पर भी 2 लॉडिक्यूल्स हैं जो पेरियंथ को फॉर्म करते हैं। एंडोशियम इसमें नहीं होता। गाइनोशियम कैसा होगा, मोनोकार्पुलर, यूनिकार्पुलर, यूनिलोकुलर, जो कि लोगों ने टेट्राकार्पुलर कहा हुआ है। हालांकि प्रैक्टिकली यूनिलोकुलर दिखता है, लेकिन थ्योरेटिकली उसको ट्राइल कार्पुलर ही बोलते हैं। सुपीरियर होती है ओवरी, सिंगल ओव्यूल होता है, बेसल प्रेजेंटेशन होता है, स्टाइल फिली फॉर्म होती है, लॉन्ग होती है, सिल्की, और स्टिग्मा हेयरी होता है। तो अभी आपने देखा था कि उसमें कितने से बड़े बड़े हेयर और सिल्क सिल्क टाइप के हेयर्स पाए जा रहे थे, वो सब के सब क्या थे, स्टिग्मा थे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो वहाँ हमने दिखाए थे ये सिल्की स्टिग्मा दिख रहे हैं, और स्टाइल है ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस हो गया, और बाकी वही सब स्ट्रक्चर हो गए कि ग्लूम हो गया, पेलिया हो गया, और ये सब चीज़ें ऊपर की लॉडिक्यूल्स हो गए, ये सब ऊपर इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो अब इसका फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम की बात करें तो डायग्राम तो पीछे बना हुआ था, इसमें जो अभी पहले दिखा चुका हूँ वहाँ से ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मैंने एक फिगर लिया है जिसकी मदद से आपको जो ओरिएंटेशन ऑफ द फ्लावर है वो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कंडीशन अगर हम मेल फ्लावर की बात करते हैं तो जाइगोमॉर्फिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मेल फ्लावर है तो सिर्फ मेल ही रहेगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। P2 है जो लॉडिक्यूल्स हैं, तो लॉडिक्यूल्स हम देखें तो क्या हैं, लॉडिक्यूल्स वो पार्ट हैं जो कि कवर करते हैं स्टेमेंस को, और उसके बाद स्टेमेंस आते हैं जो 3 हैं, और फिर बात आती है G0, तो क्योंकि ये फीमेल इसमें पार्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू से बना हुआ है ये पेलिया है, ये 3 स्टेमेन येलो वाले हो गए, बाहर की कवरिंग लेमा हो गई, और ये जो कवरिंग है इसको हम कहेंगे कि ये ग्लूम है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी कंडीशन वही है कि जाइगोमॉर्फिक है, सिर्फ फीमेल है, P2 है, लॉडिक्यूल से रिप्रेजेंट कर रहा है, A0 है, G1 है। तो वो कंडीशन आप यहाँ देख लीजिए, ये पिस्टल आपको दिख रहा है। इसी तरह से इसमें जो पेलिया है, लेमा है, वो दिख रहा है, ये पेलिया हो गया, लेमा हो गया, और ये बाहर की तरफ ग्लूम हो गए। तो इसको कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर, और इसको कहेंगे पिस्टलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर। तो ये तो बात हो गई इनके फ्लोरल स्ट्रक्चर की। ये डायग्राम पीछे बना हुआ है इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और क्लासिफिकेशन देखें तो ऑर्डर साइपरेल्स है, फैमिली पोएसी हो गई, सब फैमिली पेनिकॉइडी हो गई, ट्राइब जो है एंड्रोपोगिनी हो गई, और जीनस जिया, स्पीशीज जियामेज। ये स्लाइड मैं दोबारा से यहाँ लेके आया हूँ क्योंकि एक बार रिवाइज कराना मुझे लगा कि बेहतर होगा। हालांकि सब कुछ बता दिया है, फिर भी एक बार आप देख ले सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर जो ये ब्रैक्ट हो गया, ये ब्रैक्टियोल हो गए, ये मेज की बात हो रही है। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, मेल पार्ट अगर मिल रहा है तो मेल है, नहीं तो फिर फीमेल है। यहाँ पे कंडीशन फीमेल की है तो ये फीमेल हमें मिल रहा है, यूनिलोकुलर कंडीशन, बेसल प्रेजेंटेशन। और ये जो कवर हो रहा है इसको कहेंगे ये पेरियंथ है या लॉडिक्यूल्स है, जिनको कि हम लॉडिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। 2 मिलके एक पेरियंथ बना लेते हैं। इसी तरह से मेल में आप देखेंगे जो मेल है उसमें फीमेल वाली पोर्शन नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ कि फीमेल कोई G0 है यहाँ पर। A3 हैं तो A3 ये हो गए 1 2 3, ये दोनों लॉडिक्यूल्स हो गए जो कि पेरियंथ बनाएंगे। ये ब्रैक्ट हो गया, ये ब्रैक्टियोल हो गया। तो इस तरह से ये भी कंडीशन जाइगोमॉर्फिक हो जाती है।
और ये कंडीशन वो है जहाँ पर जो फ्लावर है वो दोनों सेक्सेस हैं, हर्माफ्रोडाइट है। तो इसमें भी वही चीज़ें होंगी, ब्रैक्टियोल, और उसके बाद ये लॉडिक्यूल्स हो गए, ये मेल हो गए, एक सेट इधर आ गया, एक सेट इधर आ गया, और बीच में ये फीमेल हो गया। तो ये कंडीशन है, A3+3 हो जाता है और G1 है। तो यही फ्लोरल फार्मूले बहुत बार ये पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, 2-3 बार इसको देख लीजिए, और सारी चीज़ों के नाम अलग अलग से याद करके रखना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इस पर्टिकुलर प्लांट की करें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो इसकी है ही है, खाने पीने में इस्तेमाल होता है। मेज़ कर्नल इज एडिबल एंड न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो इसका कर्नल मिलते हैं, जो हम खाते हैं भुट्टे के, जिसको दाने कहते हैं, वो कर्नल्स हैं इनके, जो कंटेन करते हैं विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, फोलिक एसिड, और एन फेरुलिल, ट्रिप्टामाइन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है, जो कि मेजर न्यूट्रिएंट होता है, और ये सफिशेंट होता है। अगर किसी को डिफिशिएंसी है पोटेशियम की तो उसको ये मेज़ खाने चाहिए, इनके जो हम कहें कि कर्नल्स हैं उनको खाने चाहिए। रोस्टेड मेज़ कर्नल्स आल्सो यूज्ड एट कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट। अब कई कई जगह पे जो रोस्टेड मेज़ के कर्नल्स हैं, इनको जो कर्नल्स हैं उनको रोस्ट कर लेते हैं और कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फाइटोकेमिकल वैल्यू में बात करें तो फाइटोकेमिकल ये बायोएक्टिव केमिकल कंपाउंड इसमें कुछ होते हैं जो कि कुछ ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, और जिससे कि मेजर क्रोनिक डिजीज़ जो हो जाती हैं उनसे बचाव रहता है। मेज इज़ ऑल्सो इसेंशियल सोर्स ऑफ वेरियस मेजर फाइटोकेमिकल, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, और फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। तो इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को चुस्त दुरुस्त रखता है। हेल्थ बेनिफिट में बहुत से हेल्थ बेनिफिट है ही हैं, ये तो पता ही है। बी कॉम्प्लेक्स की रेंज है पूरी, जो कि स्किन, हेयर, हार्ट, ब्रेन और प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी जो प्रेजेंस है विटामिन ए की और सी की, के की, ये सब जो है वो बीटा कैरोटीन के साथ मिलकर ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग ठीक करते हैं, इम्यून सिस्टम अच्छा रखते हैं, रूमेटिज्म की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बेहतर है। पोटेशियम की कमी हो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेज सिल्क जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, वो ज़्यादातर इसमें पोटेशियम की कमी के लिए इस्तेमाल होता है। साथ साथ जो डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एक तरह से मूत्र की परेशानी होती है उससे रिलेटेड के, पॉलीयूरेमिया या बिल्कुल ही यूरिन का जो एक्सक्रीशन है वो बंद हो जाए, उस केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन मैनी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, ये सब में ये किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई इन्फेक्शन, जॉन्डिस और फ्लूइड रिटेंशन, जो किडनी की प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड बीमारियों में इसका इस्तेमाल अच्छा बताया गया है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हो गए जहाँ पर जो इसके लिए बहुत ज़रूरी तरीके से हमें लेने पड़े, और इन सभी का थैंक यू कि जो मैटर है वो अच्छा मिल जाता है, और एक इस तरह का तैयार हो जाता है हमारा प्रेजेंटेशन, जिसमें फैमिली के बारे में जितनी भी ज़रूरी जानकारी हमारे लिए है वो हमें मिलती है। और इसको इस फॉर्म में मैंने कोशिश करी है कि आप इसको आसानी से जब भी चाहें रिवाइज़ कर लें, जब भी चाहें समझ लें। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ख़ासकर जो फ्लोरल स्ट्रक्चर था बहुत करेक्टरिस्टिक होता है ग्लूम का, पेलिया का, और लॉडिक्यूल्स का पाया जाना, मेल फीमेल किस तरह अरेंजमेंट होता है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, पत्तियों में शीत का पाया जाना, इन्फ्लोरेसेंस में जो है वो कंडीशन के स्पाइक के मिलना, स्पाइक में भी बहुत से स्पाइकलेट्स का होना, और साथ ही साथ जो कैरियोप्सिस फ्रूट है जहाँ पर जो उसका डेhiscence है वो नहीं हो पाता है, और परसिस्टेंट टाइप का उसमें जो ब्रैक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस फैमिली को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं, और फैमिली पूछी भी बहुत जाती है एग्ज़ाम में। पोएसी के मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी जो आपका एक फूड प्लांट है उसका भी एक मेजर पार्ट इसकी ये फैमिली होती है। और जैसा हमने देखा कि चौथी सबसे बड़ी फैमिली है प्लांट्स की, तो उसमें भी उसके हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें खासकर जो आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़नी है, और जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है, इन्फ्लोरेसेंस है, इनको आपको ख़ास तरीके से पढ़ना है।
बाकी तो इतना कुछ इसमें वो नहीं है कि परेशानी हो, क्योंकि मोनोकॉट है तो बहुत से करेक्टर ऐसे आपको पता है कि जो मोनोकॉट में मिलने ही मिलना है, तो उसको तो आप यूँ भी लिख सकते हैं चाहे यहाँ पर दिए हों या ना दिए हों। सो थैंक यू वेरी मच। अब जो कुछ भी आपके सवाल वगैरह हों तो आप मुझसे कर सकते हैं।